नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नया साल धूमधाम से शुरू हुआ है। देश की राजनीति गर्मा गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मुंबई में बीएमसी का भी चुनाव काफी अरसे बाद हो रहा है, इसलिए तक लगातार राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व है? क्या हम विश्व गुरु बन रहे हैं? ट्रंप साहब के टैरिफ का क्या होने वाला है? रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी? इजराइल और गाजा में क्या चल रहा है, उसमें क्या करेंगे? और ईरान में जिस तरह की स्थिति चल रही है, और उस सब के बाद भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? और जो डिप्लोमेसी पर चर्चा बार बार हो रही है कि हम नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी में आ गए हैं। पड़ोसियों के साथ जो स्थिति है पड़ोसी देशों की, वो भी खराब चल रही है। तो इस सब पर चर्चा करने का हमने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति पर तो चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की डिप्लोमेसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे बड़े भाई हैं शिवकांत जी, बीबीसी हिंदी के एडिटर रहे हैं, लंदन में रहते हैं और हिंदुस्तान की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बारीकी से गहराई से समझते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लंदन से हिंदुस्तान कैसा दिखता है सर? लंदन से हिंदुस्तान पहले से बेहतर दिखता है, बड़ा दिखता है, अच्छा दिखता है, विविधता से भरा दिखता है। काफी चर्चा हो रही है सर कि देश में कि अब हमारा पासपोर्ट मजबूत हो गया है, हम विश्व गुरु हो गए हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं, चौथी इकोनॉमी हो गई है। हिंदुस्तान को आप अंतरराष्ट्रीय जो मानचित्र है उस पर कैसे देखते, पैमाने पर कैसे देखते? देखिए, विश्व मंच इस वक्त बड़े ही संक्रमण काल से गुजर रहा है। जी। मुझे लगता है कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच का जो काल था, लीग ऑफ नेशंस का जो समय था, वो लगभग वैसा समय है। वो समय था जब औपनिवेशिक शक्तियों का बोलबाला था और औपनिवेशिक शक्तियां मनमाना व्यवहार करती थी। जिसका जहां बस चलता था वहां वो करता था। पूरे पश्चिम एशिया में जिस तरह से रेखाएं खींची गईं, उत्तर अफ्रीका में देशों के बंटवारे किए गए, वो सब उन्होंने किया। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में जो तथाकथित नियमबद्ध व्यवस्था शुरू हुई थी, नियम तो अमेरिका के थे और यूरोप के थे, लेकिन वो व्यवस्था थी और व्यवस्था अब तक तो चली, पूरी दुनिया मान रही थी करीब करीब। करीब करीब मान रही थी। ट्रंप के आने तक वो व्यवस्था लगभग चली। बीच बीच में जब शीत शीत युद्ध का जमाना था तो हम सब जानते हैं कि कुछ नियम सोवियत संघ तोड़ता था, उतने ही या उससे ज्यादा नियम अमेरिका तोड़ता था। अमेरिका ने अपने अहाते में, जो कि आप लातीनी अमेरिका मान सकते हैं, क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। हर बार जब जब उनका एक मनरो डॉक्ट्रिन उसको कहते हैं, जेम्स मनरो राष्ट्रपति हुए हैं करीब 150 साल पहले अमेरिका के, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत बड़ा उदात्त था कि अमेरिका अब से उसके पड़ोस में जो औपनिवेशिक हस्तक्षेप है, औपनिवेशिक शक्तियां जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो इस तरह से आएंगे तो उनको रोका जाएगा। तो ये तो था सिद्धांत। उसके बाद उसको बढ़ाते-बढ़ाते ये किया गया कि अब अमेरिका जब से साम्यवाद का फैलाव होने लगा, तो साम्यवाद जहाँ फैलता नज़र आएगा, उसको वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा और उसे नहीं फैलने देगा। तो ग्वाटेमाला, क्यूबा, डोमिनिका, चिली, निकारागुआ, पनामा, ब्राज़ील और अब वेनेजुएला में जो हो रहा है, तो जहां-जहां साम्यवाद, समाजवाद या इस तरह की कोई व्यवस्था उनको दिखाई दी, तो उसकी जगह चाहे उन्हें तानाशाही लादनी पड़ी, जैसे पिनोशे तानाशाही थे, तो उन्होंने वो किया और वो अब भी कर रहे हैं। इसी तरह से पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने भी किया, वो दूध के धुले नहीं थे। जी, ये उन्होंने सही, ये अलग बात है कि हमारी सहानुभूति उनके साथ थी, तो जब जब अ, जो है वो चेकोस्लोवाकिया में लोकतंत्र कुचला जाता था या हंगरी में कुचला जाता था, आंखें तो हम फेर चुप लेते रहते। थे। हम आंखें फेर और लेते जब हाँ, तो जब दूसरी तरफ, तो ये दुनिया अब तक चली आ रही थी, लेकिन
ट्रम्प साहब के आने के बाद एक जेम्स ब्राउन करके पुराने काले अफ्रीकी मूल के गायक हुए हैं अमेरिका में। उनका एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। उसकी अगली जो 2 पंक्तियां हैं वो कुछ बिल्कुल उसको अलग रूप देती हैं कि अगर औरत नहीं है तो मर्द की दुनिया तो है, लेकिन अगर औरत नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं है। तो अगर उस गाने में अगर आप मेंस की जगह ट्रम्प लगा दें तो इट्स अ ट्रम्प्स वर्ल्ड। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून और जो भी परंपराएं अभी तक बनी आ रही थी वो सारी तोड़ दी। आपने जेम्स ब्राउन का गाना याद दिलाया तो मुझे हिंदुस्तान का भी एक फिल्म थी खूबसूरत रेखा की, और उसमें था कि हाँ जी, सारे कायदे तोड़ दो, नियम बिल्कुल। कायदे तोड़ दो, तो वो ट्रम्प वर्ड है। तो वो इस वक्त दुनिया वैसी हो गई है। तो भारत चाहता है कि जो क्या हुआ था कि पहले 2 ध्रुवीय, जब शीत युद्ध का ज़माना था तो 2 धुरियाँ थी। बाइपोलर। भारत जो है उस गुटबाजी में भी नहीं पड़ना चाहता, हमेशा से उसने गुटबाजी से अपने आप को दूर रखा और ये प्रक्रिया 1947 में नेहरू जी ने आज़ादी से पहले शुरू कर दी थी। एक एशिया कॉन्फ्रेंस की थी, कम लोग उसके बारे में जानते हैं, मार्च 1947 की बात है, जिसमें चीन, इंडोनेशिया वगैरह, और उनका उस वक्त आइडिया ये था कि जो उपनिवेश जो देश औपनिवेशिक ताकतों के नीचे रहे हैं, उनको उनका आपस का संवाद नहीं हो पाया। वो औपनिवेशिक ताकतों के एक तरह से पिछले कू के रूप में बोलते थे। तो उनको इकट्ठा किया जाए, उस आवाज़ को इकट्ठा करके एक आवाज़ बनाया जाए। और उसके बाद फिर वो बांडुंग सम्मेलन हुआ 1954 का, तो फिर उसके बाद 1961 का गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, फिर ग्रुप 77 बना। तो ये सारे के सारे वो जो देश थे, वो जो तीसरी दुनिया थी, उनको इकट्ठा करने, उनकी आवाज़ बनने की एक तरह से कोशिश थी। भारत उसमें सफल भी हुआ, नहीं भी हुआ, उसको चुनौतियाँ भी मिली। तो भारत शुरू से ही ये एक धुरी वाला विश्व या 2 धुरी वाला विश्व, वो 2 धुरी वाला विश्व जो था, उस जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो वो भी एक ही धुरी रह गई थी अमेरिका। तो एक ही धुरी रह गई थी, तब जाकर के भारत ने फैसला किया कि चलो अब जो है, अगर अमेरिका के साथ हम जाते भी हैं तो हम गुटबाजी में गुटबाज नहीं कहलाएंगे। तो अमेरिका के साथ एक तरह से रणनीतिक साझेदारी, अमेरिका को हमने आर्थिक रणनीतिक साझेदार बनाया। जैसे 70 के दशक में चीन ने गुटबाजी छोड़ के अमेरिका को व्यापारिक साझेदार बनाया, जिसके बलबूते पर चीन आज जहां है वहां है। तो ये भारत ने भी किया। लेकिन वो एक धुरी दुनिया जो है वो अब बहुपक्षीय या बहुत सी धुरियों में बंटती दिखाई दे रही है, जब से ट्रम्प साहब आए हैं, जब से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिस्टम तोड़ दिया है। उन्होंने एक तरह से संयुक्त राष्ट्र को जो है मृतप्राय कर दिया है। वहाँ अब तो मतलब पहले सुरक्षा परिषद की बैठकों में कम से कम कुछ प्रस्ताव आते थे, कुछ बातें होती थी, चाहे होता कुछ नहीं था। अगर अमेरिका चाहता था तो होता था, नहीं होता था। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रोक लग जाती थी, वीटो लग जाता था। अब वो भी नहीं होता, उसका भी कोई मायने नहीं है। तो मतलब अब आप जलवायु परिवर्तन की जो संधि हुई थी, उससे उन्होंने हाथ खींच लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हाथ खींच लिया। कल को अगर महामारी फैलेगी तो कोई उससे भी भरोसा नहीं कि दुनिया एकजुट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। यूनेस्को से हाथ खींच लिया। कल को कोई जो है सांस्कृतिक विरासत की लूट-पाट करे, विनाश कर दे, तो उसके लिए कोई रोने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर के दुनिया इस वक़्त ऐसी है, विश्व गुरु की तो बात छोड़ दीजिए, जो अपना गुरु है, तरह-तरह के गुरु हो गए हैं। 2 गुरु तो साफ-साफ हैं, एक अमेरिका है, एक चीन है। चीन है। दोनों के पास आर्थिक ताकत है, दोनों के पास सैन्य ताकत है, और ये तो अब ट्रम्प साहब भी मानते हैं कि ये G2 है। मतलब एक जी हम हैं और दूसरा जी वो चीन है।
वो थोड़ा-थोड़ा जब से यूरोप में यूक्रेन की लड़ाई हुई और जब सारे जतन के बावजूद रूस को जब वो पस्त नहीं कर पाए, तो अब वो रूस को भी एक जी मानते हैं, लेकिन वो इतना जी है कि वो सामरिक शक्ति है, आर्थिक जी वो भी नहीं। तो ये 3 शक्तियाँ हो गई, 3 धुरियाँ हो गई। इसके अलावा आप जितनी मर्ज़ी धुरियाँ बना लें, तो भारत अब कहता है कि हम गुटनिरपेक्ष नहीं हैं, हम जो है वो हित सापेक्ष नीति और एक स्वायत्त रणनीति लेके चल रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चुनौती ये है कि जब आप हित सापेक्ष और स्वायत्त रणनीति लेके चलते हैं, तो दूसरा भी तो हित दूसरा भी सापेक्ष वैसे और स्वायत्त रणनीति लेके चलेगा। तो जब ट्रम्प साहब जनरल मुनीर के साथ क्रिप्टो करेंसी का समझौता करते हैं, तो वो भी ये कह सकते हैं कि हम तो हित सापेक्ष और जो है स्वायत्त रणनीति लेके चल रहे हैं, तो आप हमारे रणनीतिक साझेदार हैं, दोस्त हैं, लेकिन हम तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे। तो फिर भारत उस पे आपत्ति कैसे कर सकता है? अब भारत की चारों तरफ देख लीजिए, यही तर्क बांग्लादेश दे सकता है कि हम तो हित सापेक्ष और जो है वो स्वायत्त रणनीति लेके चल रहे हैं, हम तो चीन के साथ भी संबंध रखेंगे, नेपाल भी ये कह रहा है, श्रीलंका भी ये कह रहा है, और तो और मालदीव भी ये कह रहा है। तो ये ठीक है, इसमें एक तरह से फ्री फॉर ऑल अम, या अगर मतलब थोड़ा और आगे जाए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी दुनिया हो गई है, तो उसमें जब तक आपकी लाठी मजबूत है तब आपकी बात सुनी जाएगी और जहाँ आपकी चलेगी वहीं आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो नहीं भी सुनी जाएगी। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची है, लेकिन ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। जिसे हम कहते हैं भारत ने बहुपक्षीय दुनिया की तो अपेक्षा की थी और मांग रखी बार-बार, लेकिन भारत ये नहीं चाहता था कि बिल्कुल अराजक और मनमानी दुनिया हो जाए। हुआ ये है कि ट्रम्प साहब ने एक मांग तो पूरी कर दी है उनकी करतूतों ने, कि बहुपक्षीय दुनिया हो गई है, दुनिया बिखर गई है। जी, लेकिन दुनिया में जो मनमानी हो रही है, ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत व्यवस्था तोड़ करके नई व्यवस्था नहीं बनाना चाहता था, व्यवस्था बनी रहे उसको सुधारना चाहता था। इसको बेहतर करना चाह रहा हूँ। सर, आपने ये बात की, बहुत अच्छी बात है। एक तो इसको हम लोग आजकल यहाँ पर वर्ड डिसऑर्डर कह रहे हैं, वर्ड ऑर्डर को डिसऑर्डर में बदल दिया है। लेकिन भारत के रेफरेंस में जब आपने 2 गुरु का नाम लिया, 2 जी का नाम लिया, तो दोनों जी में से भारत के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। पहले एक जी की बात करते हैं, जो बड़े जी हैं, ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब के साथ हम पिछली बार का जो उनका कार्यकाल था उसमें बेहतर रिश्ते रहे। अब इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो इतना नाराज हमारे साथ चल रहे हैं और इतना बड़ा टैरिफ भी लगा रखा है, कोई बात सुनने को, वो भी एक मनमर्जी है, कोई कानूनी तरीके, मतलब कोई एक उसको लॉजिकल नहीं कह सकते हिंदुस्तान के नजरिए से देखें। तो ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और जो H1B वीजा का मामला भी हुआ, तमाम चीजें जिस तरह से भारत के खिलाफ ट्रम्प साहब ने की, इसकी क्या बड़ी वजह आप मानते इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक तो सैद्धांतिक वजह है और एक व्यक्तिगत निजी वजह है। सैद्धांतिक वजह तो ये है कि ट्रम्प साहब ने जब से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या अंतर्राष्ट्रीय हैं? व्यवस्था से हाथ खींचा है, तो वो अपनी विदेश नीति को उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको वहाँ कहते हैं, जो गृह सुरक्षा है, उसके विस्तार के रूप में देखने लगे हैं। अब उनके मूल मुद्दे देखिए विदेश नीति के। उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कि व्यापार में हमें घाटा नहीं होना चाहिए, व्यापार लाभ हमें चाहिए। तो ये तो ट्रेड हुआ, तो ये तो डोमेस्टिक इंटरनल जो है उनका घरेलू मामला है, तो इसको विदेश नीति बना लिया उन्होंने। दूसरी विदेश नीति का हिस्सा क्या है? ये है कि हम इमिग्रेंट्स को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनमें हमें वो लोग चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है। जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए वो मतलब भारत का हो या किसी भी देश का हो, चाहे वो जो है योग्य व्यक्ति हो, चाहे वो अयोग्य हो, चाहे वो जो है पैसे के लिए आया हो, चाहे वो अपना करियर बढ़ाने के लिए आया हो, उन्हें अगर नहीं जचता है, अगर उनकी माफ़िक नहीं बँटता है, तो उन्हें नहीं चाहिए। तो ये एक विदेश नीति बना ली और तीसरा ये है कि जो मादक दवा तस्करी है या अमेरिका में जो अपराध की समस्या है, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है। तो उसको इंटरनेशनलाइज़ इतना कर दिया कि वो वेनेजुएला पे चढ़ बैठे हैं। तो वेनेजुएला तो
कुल मिलाकर के आप जो गृह सुरक्षा की नीति है, उसको विदेश नीति मान के चल रहे हैं, और जब उसको विदेश नीति मान के चलते हैं, तो भारत के साथ जो भारत को जो व्यापार लाभ होता था अमेरिका के साथ, वो उनको चुभता है। भारत के जो पेशेवर जो है वो नौकरी पेशा लोग या जो योग्य लोग, शिक्षित लोग जाकर के वहाँ काम करते थे और पैसा कमाते थे, वो भी उनको चुभने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो निजी कोण है वो ये है कि वो ये चाहते हैं, वो ये मानते हैं अपने आप को कि मैं तो सबसे बड़ा जी हूँ, तो इसलिए मेरी मिजाज पुरसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो चाहते थे कि उनको शांति का मसीहा मान करके भारत उनकी मिजाज पुरसी करता, और जो वो कह रहे थे उसको मान लेता, तो वो खुश हो जाते। नहीं तो वो नाराज़ हैं। अब वो नाराज़गी खुलेआम ये कह के तो नहीं ज़ाहिर कर सकते कि साहब मुझे ये नहीं मिला इसलिए मैं नाराज़ हूँ। इसलिए वो तरह-तरह के बहाने ढूँढते हैं उस नाराज़गी को ज़ाहिर करने के, ये चल रहा है। इसमें क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज़ फायर वाली जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ट्रंप साहब ने 10, 20, 50 बार कह दिया कि भाई उन्होंने करवाया है, और भारत सरकार ने साफ-साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन पाकिस्तान ने भी ऐसा कहा कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो उस रुख को भी ट्रंप साहब नाराज़ हुए कि नहीं, भारत को वही मूल वजह है, और उसमें जो जले पे फोड़ा ये हुआ कि जब अ, इसकी तैयारी हो रही थी मुनीर साहब को दावत देने की, जी, तब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में थे। हाँ, तब सिर्फ उनको भी नया ये का कहा गया था कि आप आइए, और उन्होंने जो है वो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक भाषा में अपना नापा-तोला और ये देखा कि भई इस वक़्त स्थितियाँ जो हैं कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक़्त मैं नहीं आ सकता। तो वो एक तरह से ट्रंप ने उसको व्यक्तिगत पर्सनल पर्सनल अपमान के रूप में लिया, जैसे एक तमाचा लगा, और उसकी वजह से जो मतलब दावत मुनीर साहब को मिली वो और गर्मजोशी वाली दावत थी। अगर वो जाते तो शायद उतना महत्व नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ मतलब वो गई भी हैं। हैरानी वाली बात है कि एक आर्मी जनरल को दावत देना, पाकिस्तान के चीफ को भी देते, मतलब शहबाज शरीफ को देते तो शायद इतनी बात नहीं होती। एक आर्मी जनरल को नहीं, तो वो तो इस चीज़ की तो परवाह ही नहीं करते ना। वो नियम, कायदे, कानून, परंपरा की कोई कीमत नहीं है। ये ट्रंप की दुनिया है, और इस ट्रंप की दुनिया में मैं तो ये मानता हूँ कि वैसे तो देखिए कि इस वक़्त अमेरिका के हाथ खींचने से विश्व मंच पे एक तरह से जगह बनी है बाकी शक्तियों के नए आगे आने के लिए। नए नए कि ये भी व्यवस्था हो सकता है कि आप मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी विस्तार हो जाए। ये भी हो सकता है कि विश्व बैंक जैसी जो संस्थाएँ हैं, जिनको ट्रंप ने छोड़ ही दिया है, उसमें स्वाभाविक रूप से भारत, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसी दूसरी, या ब्राज़ील जैसी जो ताकतें हैं, उनको भारत तो ये माँग कर रहा है ना, और जो जायज़ माँग है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाएँ हैं, होना ही उसमें चाहिए। ये जो मतलब दबदबे वाला जो प्रतिनिधित्व है कि साहब, अब देखें दूसरे महायुद्ध में भारत के 2.5 लाख के आसपास सैनिक विभिन्न मोर्चों पे लड़े। हालाँकि बैनर तो अंग्रेज़ों का था ना, तो अंग्रेज़ों के अधीन थे। जी, उसके उनके बैनरों तले लेकिन लड़े तो। ये संख्या फ्रांस की कुल सेना से कई गुना थी, और चीन की सेना से बड़ी थी। तो उस हिसाब से जब दूसरे महायुद्ध में जर्मनी के ऊपर जीत हुई, तो उसका श्रेय भारत को मिलना चाहिए। भारत को मिलना आपने चाहिए। फ्रांस को वीटो दे दिया, चीन को वीटो दे दिया, भारत को तो नहीं दिया। तो हर तरह से ये भी एक कोण है, मतलब इस बात को उठाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, तो भारत इस तरह के तर्कों के आधार पर शुरू से कहता आया है कि जो आपने विश्व व्यवस्था बनाई है, उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अफ्रीका का तो कोई मतलब लेन-देन ही नहीं है वहाँ। लातिन अमेरिका और अफ्रीका से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, एशिया से है वो, जिसके नाम पे वो चीन है, और चीन जो है वो हमेशा हमारे लिए रोड़ा बन के खड़ा रहा है। प्रतिनिधित्व नहीं है, वो तो अपना ही अपने आप प्रतिनिधित्व है।
तो तो आप ये सब बातें हैं, तो ये खुल तो गया है, लेकिन इस समय ये अच्छा है कि सुरक्षा परिषद में भारत नहीं है। अगर होता, तो मान लीजिए आज की घटना देखें आप, वेनेजुएला वेनेजुएला पे बिना किसी प्रोवोकेशन के आपने कोई मतलब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में या किसी अदालत में, केवल न्यूयॉर्क की अदालत में इनके ऊपर मादक दवा तस्करी और गिरोहबाजी का आरोप है और बड़ा इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। लेकिन ये तो अमेरिका की निचली अदालत का वारंट है ना, तो इसके आधार पर आप देश पे हमला करके उठा ही ले उन्हें, जी, पत्नी सपत्नीक उठा लिया है। उठा लिया है। तो और ये तो युद्ध है ही नहीं, ये तो हमला है। तो हमला है ना, और ऐसा जो है मनचाहा अमेरिका करता आया है लातिन अमेरिका में, लेकिन लातिन अमेरिका में भी इसका एक ही मिसाल है, पनामा में जो है ओर्तेगा को उठाया जी, गया था इसी तरह से। लेकिन ओर्तेगा के खिलाफ इंटरनेशनल इंटरपोल का वारंट भी था, वारंट भी था। इनके खिलाफ तो कोई वारंट नहीं है। तो आपने किस आधार पे उठाया है? इवन जो अमेरिकी कांग्रेस है, अगर उनमें जरा-सी भी लोकतांत्रिक भावना होगी, तो उनके लिए इसे पचाना मुश्किल होगा और उनको प्रस्ताव करके निंदा राष्ट्रपति की करनी पड़ेगी, जवाब माँगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते, तो आपको उठाना पड़ता ना। ज्यों ही आप उठाते, तो ये और छिड़ जाते। और नाराज होते तो अभी भी आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कहाँ से आई है? रूस से आई है, रूस ने निंदा करती, पुतिन साहब ने नहीं की, ठीक है, जो है किसी और से करा दी। एक क्यूबा ने निंदा कर दी, एक ईरान ने निंदा कर दी। क्यूबा पे तो आप चढ़े ही रहते हैं, ईरान पे अभी-अभी आप हमला करके चुके हैं, तो वो तो स्तुति करेंगे नहीं। जी, और रूस के साथ तो झगड़ा चल रहा है, तो उसने निंदा कर दी। बाकी चीन चुप है, फ्रांस और ब्रिटेन जो है फूँक-फूँक के पग रखेंगे, बोलेंगे नहीं, और अमेरिका तो खुद है ही। जी, तो इसलिए फिर आप बचते, आपको बोलना पड़ता। तो ये ऐसी परिस्थिति है जब तक ट्रम्प साहब हैं, कि अगर विश्व मंच आपके लिए खुल भी गया, तो वो आपके लिए समस्या ज़्यादा साबित होगा। ज़्यादा आगे होगा। चल कर के हो सकता है कि वो समस्या न रह कर के कुछ अवसर बने, लेकिन अभी ये जो है काँटों का ताज है, जो है इसके लिए मुझे लगता है अभी सही समय है भी। जी। सर, दूसरे विश्व गुरु की भी बात कर लेते हैं, जो ट्रम्प साहब के हिसाब से दूसरे विश्व गुरु हैं चीन। चीन से भी भारत के रिश्तों में कभी बदलाव होता है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट तो लगातार बढ़ रहा है। अभी एससीओ में मुलाकात हो गई, लेकिन चीन जिस तरह से बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, श्रीलंका के साथ है, और अभी ताइवान पर जो तैयारी हो रही है, उन सबको छोड़ दें, लेकिन भारत के साथ जो भारत का चीन के साथ जो रिश्ता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत का चीन के साथ रिश्ता ये भी एक दुखती पुरानी रग है। एक इसे आप कहें कि भारत ने मतलब अगर आप नैतिक रूप से देखें तो बहुत बड़ा उदात्त कदम था। जब तिब्बत पे तिब्बत को चीन हथिया रहा था, तो दलाई लामा को आपने शरण दी। उस शरण की कीमत आप चीन के संबंधों के बारे में आज तक चुका रहे हैं। 2 माओ की जो है 2 वजह से दुश्मनी थी। जी, एक तो माओ कई बार कह चुके थे कि एशिया में वो चाहते थे कि वो एशिया का नेतृत्व करें। वो एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते थे, और ये चाहते थे कि भारत उनका उसमें सहयोग करे। जैसे आजकल रूस जो है वो चीन का पिछलग्गू बना हुआ है, इसी तरह से वो भारत को चाहते थे, जो नेहरू जी ने और उसके बाद किसी भारतीय सरकार को गवारा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। और दूसरा मैंने दलाई लामा बता ही दिया। अब भारत ने बांग्लादेश को लेकर के एक और मरा साँप गले में डाल लिया है। अब आप भई इनको पता नहीं क्या सोच करके शरण दी गई। सारे के नेपाल के ओली साहब भी तो भाग करके जो है वो खाड़ी के देश में चले गए। आप वो खुद न जाती, आप प्रबंध करके उनको किसी खाड़ी के देश में भेज देते। ये जानते हुए कि हिंदू विरोध और हिंदू घात जो है वो मतलब बांग्लादेश तो पाकिस्तान ही है, जो मेजॉरिटी है। तो वो तो नस-नस में भरा हुआ है ना, और वो कभी भी भड़केगा।
आपने जिस नेता से वो इस वक्त नफरत कर रहे हैं, जिसके खिलाफ रोष की लहर चल रही है, उसको तो एक नया नया वो हो गया। तो वही जो है वो चीन के साथ चला आ रहा है। तो चीन, ऐसा तो नहीं लगता कि इस वक्त कोई टेरिटोरियल गेन करना चाहता है, लेकिन चीन ये चाहता है कि वो जी तो बन गया है, लेकिन कम से कम वो जी पूरी दुनिया में तब माना जाएगा जब वो एशिया में भी जी रहे। में और रहेगा। एशिया में वो नहीं चाहता कि भारत उसकी बराबरी पे आए, भारत उससे पीछे रहे, और इसका वो पूरा इंतजाम करके चल रहा है। उसने भारत के चारों ओर जितने भी देश हैं, उनको साध रखा है और वो साधेगा। इसमें कमजोरी या बदमाशी चीन की है, आप इसको इस तरह से देख लें, या आप इसको इस तरह से देख लें कि ये भारत की कमजोरी रही है। भारत का जो 100 बिलियन के आपने जो है व्यापार घाटे की बात की, क्या आता है मतलब चीन से? आप दवाएं ले रहे हैं, आप रसायन ले रहे हैं, आप मशीनरी ले रहे हैं, आप जो है वो क्या कहते हैं, इवन ये परमाणु भट्टियां वगैरह भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप घर में क्यों नहीं बना सकते? जिस कीमत पर आप चीन से ले रहे हैं, उससे कम कीमत पे उससे अच्छी क्वालिटी में आप घर में क्यों नहीं बना सकते? तो एक तो तरीका उसका ये हो सकता है कि आप चीन के ऊपर जो है व्यापार प्रतिबंध लगाएं, तो फिर वो आपके ऊपर लगाएगा। आप संरक्षणवादी रवैया अपनाएं। और दूसरा ये है कि आप अपनी मार्केट खुली रखें, और जैसे चीन ने किया है कि आप उससे बेहतर, उससे सस्ता माल बनाएं, तो फिर भारत का कारोबारी चीन से क्यों खरीदेगा? तो ये तो आपकी अपनी कमजोरी है ना। इतने साल से जो सरकारें हैं, ये घाटे की जो परंपरा है, ये जब से हम हमारे यहाँ बाजार उदारीकरण शुरू हुआ मनमोहन सिंह जी के समय से, तब से शुरू हो गया था। वो घाटा जो है उसी वक्त 50-60 बिलियन था, बढ़ते-बढ़ते 100 बिलियन पे पहुंच गया, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये रुक नहीं सकता। तो देखिए, चीन की चुनौती आपके लिए हमेशा रहेगी। तो चीन की चुनौती से अगर आपको वाकई विश्व गुरु बनना है, तो आपको किसी न किसी रूप में अपनी लाठी मजबूत करनी पड़ेगी। आपको चीन के बराबर या चीन जैसा बलवान बनना पड़ेगा, वैसे आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। जी, लेकिन सर आपने एक शब्द काम में लिया कि चीन के साथ रूस जो है उसका पिछलग्गू बन गया है, और रूस को हम बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड के तौर पर देखते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी ठीक है रूस के लिए आज की तारीख में? देखिए, हकीकत तो ये है, आप टर्मिनोलॉजी दोस्त के रूप में उसके लिए इस्तेमाल करें न करें, वो अलग बात है। आप जब रूस की बात करेंगे तो आप कोई आदर सूचक शब्द ले सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रूस पूरी तरह से खासकर यूक्रेन युद्ध को लेकर के और आर्थिक मदद को लेकर के और व्यापार को लेकर के चीन पर इस वक्त निर्भर है, पिछलग्गू है। तो चीन अगर कुछ, और ये स्थिति आज है, आप 1962 को याद करें। हाँ, 1962 में मैंने आपसे बात की कि यदि कोई स्थिति फिर से वहीं बनती है तो रूस तो चीन के साथ खड़ा होगा ना, इसका मतलब। 1962 में रूस ने मुंह फेर लिया था। वो चीन के साथ खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन वो भारत के साथ भी तो नहीं आया। ये जो सामरिक रिश्ते हैं बाद में, वो 71 में जाके बने हैं, लेकिन 1962 में भी दुश्मनी तो नहीं थी ना। जी 1962 में मतलब 1962 में तो पीठ में छुरा घोंपा गया था। जी हम तो भाई मान रहे थे, और आपने जो है वो हमला कर दिया, सपोर्ट नहीं किया, रूस ने सपोर्ट नहीं किया। और रूस सर ने अब सपोर्ट नहीं किया। जी, अब एक बात हमारे पड़ोसी देशों की, जिसका आपने जिक्र भी किया, बांग्लादेश में जो हो रहा है, शेख हसीना साहब को जो हमने किया, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है, नेपाल में जो कुछ हो रहा है, और जो यहाँ विदेश नीति की आलोचना करते हैं, वो यही इसको बड़ा सवाल बताते हैं कि भाई आप दुनिया भर में घूम रहे हैं, पड़ोसियों से आपके संबंध बेहतर नहीं है या खराब है। देखिए, पाकिस्तान का तो आप कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान को तो अलग कर दीजिए, क्योंकि वो तो एक सेपरेट केस है। बाकी देशों के साथ भारत ने कोशिशें की हैं। आपने संचार मतलब वो कम्युनिकेशन लिंक बनाए, आपने सड़कें बनाई, आपने जो है दूसरी व्यवस्थाएँ की, आपने क्या कहते हैं वो क्रेडिट लाइन्स खोली। बांग्लादेश के लिए तो 8 बिलियन की खोल रखी है आपने, और श्रीलंका के लिए 2 बिलियन की, ये सब किया। इसके बावजूद अगर वहाँ की जनता या वहाँ की सरकारों को आप पे भरोसा नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं कोई न कोई तो गलती कर रहे हैं। मतलब बांग्लादेश तो भारत के मदद के बिना नहीं बन सकता, ये तो सच है। उसके बाद भी बांग्लादेश के लोगों का ये जो बर्ताव है, इसका मतलब ये कुछ तो ये जो है विदेश नीति की विफलता इस मायने में कही जाएगी कि इस परिस्थिति के आने से 10 साल, 15 साल पहले आपको इसकी भनक लग जानी चाहिए थी। तो चीन और भारत की मतलब यहाँ तो तुलना यही हो रही है कि चीन की तरफ क्यों झुक रहे हैं, भारत की तरफ क्यों नहीं? क्योंकि चीन 10 या 20 साल आगे की सोच करके अपनी विदेश नीति बनाता है, अपनी रणनीति बनाता है। भारत क्या है कि संकट के आने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करके अपनी रणनीति बनाता है। आग लगने पर कुआँ खोदते हैं। तो ये जो संकट सापेक्ष जो विदेश नीति है, ये जो है कारगर नहीं हो सकती। विदेश नीति को 10-20 साल आगे की चल के जी, आगे की राह देखनी चाहिए और मुझे लगता है ये सब और ये बात सही है कि जब आप अपने खित्ते में विश्व गुरु नहीं बन सकते, जब आपका प्रभाव अपने प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, तो फिर बाकी विश्व में आप पूरे दक्षिण के नेतृत्व की आकांक्षा लिए हुए हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। पूरे इतिहास से आप ये सब करते आ रहे हैं, इसके लिए कोशिशें करते आ रहे हैं। लेकिन पहले अपने आस-पास तो अपना प्रभाव जमाइए और जी, उसके लिए कुछ न कुछ तो इनको बदलना पड़ेगा। जी। ये तो नहीं चल सकता। ठीक है, ये बड़ी चेतावनी आपने दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई भारत सामरिक ताकत के रूप में मजबूत हुआ है और इकोनॉमी के तौर पर, क्योंकि अब तो पूरी डिप्लोमेसी इकोनॉमी से चल रही है, फाइनेंस से चल रही है, तो हम चौथी इकोनॉमी बन गए। क्या इस सबको आप कुछ देखते हैं फ़र्क? चौथी इकोनॉमी बनने का एक वॉल्यूम मतलब का आपको आकार का तो फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बड़ा बाज़ार है, चौथी इकोनॉमी है। लेकिन अब भी असल में आप देखें तो अगर प्रति व्यक्ति के स्तर पे इसको ले आएँ तो आप अभी भी कहीं नहीं हैं। अभी भी आप गरीब के गरीब हैं। तो औसत जब आती है, तो औसत में तो आप पूरी दुनिया में कुछ 60 में 70 में नंबर स्थान पे चले जाते हैं ना। तो जब तक वो औसत आप नहीं बढ़ा पाएँगे और वो औसत कैसे कब बढ़ेगी? वो तब बढ़ेगी जब जो अम जिसे कहते हैं कि उम, काम की जो कीमत है, वो बढ़ेगी। एक आम आदमी के काम की कीमत विकसित देश में जो है और भारत में जो है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो जो निचले स्तर पर है आर्थिक पायदान के, वो तब ऊपर आएगा जब वो जो कर रहा है, उसको उसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी। उसको उसकी ज़्यादा कीमत तब मिलेगी जब जो कीमत देने वाला है, जो मध्यम वर्ग है, उसकी आय बढ़ेगी और उसकी आय तब बढ़ेगी जब रोज़गार, उद्योग, धंधे फैलेंगे। तो ठीक है, रोज़गार, उद्योग, धंधे फैल रहे हैं, लेकिन जितने फैल रहे हैं उससे काम नहीं कई चल 10 कई 100 गुना फैलने की ज़रूरत है। यहाँ मतलब इतने बड़े देश में आपको एक अमेज़न और एक जो है एप्पल और एक तो नहीं उससे काम काम नहीं करेगा। चलने वाला, आपके पास सैकड़ों होने चाहिए, आपके पास एक भी नहीं है अभी तो। जी, तो ये है स्थिति। जी। सर, आपने कहा कि भई अभी सुरक्षा परिषद की बात हुई कि नहीं है, तो हमारा फ़ायदा है कि हम चुप हैं, उसमें रह सकते हैं। वैसे दिनकर साहब ने तो कहा था कि जो तटस्थ रहेंगे, समय लिखेगा उनका भी अपराध, है ना? तो अब वो तो अलग है, लेकिन नहीं 2026 मतलब आप ज़िम्मेदारी के पद पर रहते हुए तटस्थ नहीं रह सकते ना, तब तो आपको बोलना पड़ता। अभी तो आप तटस्थ रह सकते हैं। अभी तो ठीक आप ये कह सकते हैं भई ठीक है, हम तो वहाँ नहीं हैं। जब तो कोई क्या करें? प्रस्ताव आएगा तो ठीक अब है, देखेंगे। उसके ऊपर देख लेंगे। ठीक। तो 2026 को हम कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल के तौर पे मैं समझना चाहता हूँ। भारत को 2000 विदेश 2026 भारत की विदेश नीति के लिए, व्यापार नीति के लिए और अर्थनीति के लिए अग्नि परीक्षा का साल साबित होगा और ये साल जो है पूरी दुनिया की व्यवस्था के लिए अग्नि परीक्षा का साल है, ये संक्रमण साल का साल है। इस वक़्त किसी को कुछ पता नहीं है कि जो दुनिया की व्यवस्था है, वो क्या रूप और क्या आकार लेगी। तो भारत की विदेश नीति कुशलता इसमें रहेगी कि जब दुनिया की व्यवस्था जो आकार लेना शुरू करे, उसमें उसकी भूमिका सक्रिय हो, जी, आगे की हो।
तो अगर उसकी भूमिका अच्छी होगी, सक्रिय होगी, ठोस होगी, तो उसको जगह मिलेगी, और नहीं होगी तो फिर पिछड़ जाएगा, जैसे अभी तक पिछड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये मुझे लगता है अग्नि परीक्षा का वर्ष माना जाना चाहिए। चलिए सर, देखते हैं अग्नि परीक्षा भी पास करेंगे हम लोग। अग्नि परीक्षा भी ताकत देता है देश को, व्यक्ति को, सबको। बहुत अच्छा लगा सर, आपने वक्त निकाला, और ये नए साल पर आपसे जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बेहतर चीज है समझने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको परेशान करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। जरूर, नया साल धन्यवाद बहुत सभी के लिए। आपको भी। हाँ। थैंक